देखो एक्सरसाइज 6.3 में हम लोग फलन के उच्चिष्ट और निम्निष्ट की जांच करेंगे और उच्चिष्ट मान भी निकालेंगे और निम्निष्ट मान भी निकालेंगे। इसका तो मैं फॉर्मूला मैंने समझा ही दिया था, और जो फॉर्मूला समझाया गया उसी विधि के द्वारा हम लोग इसको हल कर लेंगे। ठीक है, तो अभी जरा पहले सवाल पे ध्यान दो। इसमें क्या पूछा जा रहा है? निम्नलिखित फलनों के उच्चतम या निम्नतम मान ज्ञात करें, यदि कोई हो तो ज्ञात करें। मतलब उच्चतम मान अगर उसका अस्तित्व है तो ज्ञात कीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, और निम्नतम का है तो निम्नतम निकालिए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर 1 या 2 नंबर में आ जाते हैं। कैसे करेंगे इसको जरा ध्यान देना। जैसे फर्स्ट है, तो एफ एक्स का मान क्या दिया जा रहा है? 2x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। अब देखो, x के सभी वास्तविक मानों के लिए होल स्क्वायर का न्यूनतम मान क्या होता है? किसी भी संख्या के वर्ग का सबसे छोटा मान क्या है? बताओ, 0 नहीं होता? 2x - 1 के होल स्क्वायर का न्यूनतम मान क्या होगा? 0 होगा। और अधिकतम मान तो अनंत हो जाएगा। होल स्क्वायर में आप 10 रखो तो 100 हो जाता है, 20 रखो तो 400 हो जाता है। तो वो तो बढ़ता चला जाएगा, कहाँ तक? अनंत तक। तो न्यूनतम मान क्या है? 0। तो अब इसमें एफ एक्स का न्यूनतम मान क्या हो जाएगा? तो इसका न्यूनतम मान रखेंगे 0 का स्क्वायर प्लस 3। तो एफ एक्स का न्यूनतम मान कितना आ गया? 3। कोई दिक्कत? अरे इसका न्यूनतम मान कितना है? तो यहाँ 0 रखोगे, हल करके एफ एक्स का मान कितना मिला? 3। तो इसका एफ एक्स का न्यूनतम मान, जब इसका न्यूनतम मान रखा तो एफ एक्स का न्यूनतम मान क्या आ गया? 3। और एफ एक्स का अधिकतम मान, अधिकतम मान कितना होगा? अधिकतम मान का अस्तित्व नहीं होगा। है? अरे अनंत हो जाएगा ना होल स्क्वायर का अधिकतम मान, तो एफ एक्स का अधिकतम मान बराबर अस्तित्व नहीं है। अधिकतम मान संभव नहीं है, अधिकतम मान का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, और अधिकतम मान लिखना चाहो तो ब्रैकेट में अनंत, पर वो अस्तित्व नहीं है, अपरिभाषित है। आ गया पहला समझ में? ऐसे ही दूसरा वाला भी है, इसको भी देख लो। एफ एक्स बराबर 9x² प्लस 12x+2। 9 को क्या लिख सकते हैं? 3x का होल स्क्वायर। 12 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 3x × 2 लिख सकते हैं। अरे ये ए स्क्वायर वाला पद हो गया, और ये 2a और ये b। तो a² + 2ab के साथ और क्या आ जाए कि होल स्क्वायर बन जाए? a² + 2ab + b²। तो वो होल स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ पे b का मान कितना नजर आ रहा है तुमको? 2। तो 2 का स्क्वायर इसमें जोड़ लो और घटा लो। तो 2 का स्क्वायर 4 जोड़ लिया और 4 घटा दिया। ठीक है, तो अब ये तीनों पद किसका होल स्क्वायर हो गए? 3x + 2 का। ये और बचा क्या? -4 + 2। तो 3x + 2 का होल स्क्वायर, और -4 + 2 कितना हुआ? -2। ये किसका मान आ गया? एफ एक्स का। तो अब इसमें न्यूनतम मान क्या होगा?
एफ एक्स का न्यूनतम मान, होल स्क्वायर का न्यूनतम मान क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर का न्यूनतम मान 0 और -2, तो इसका न्यूनतम मान क्या हो गया? -2 न्यूनतम मान। और अधिकतम मान है अपरिभाषित है, अधिकतम मान इसका अपरिभाषित, अनंत आएगा ना। ठीक है, आ गया समझ में? देखो 3 के थर्ड में हमें अंतराल क्या दिया है? क्या अंतराल दिया है एक्स का? 0 से π/2। और फलन का मान दिया है एफ एक्स से निरूपित किया जा रहा है। अच्छा, एच एक्स से किया जा रहा है। एच एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। ये पहला समीकरण है। और अंतराल क्या है यहाँ पर? एक्स का 0 से π/2। ठीक है। और इसी के अगले क्वेश्चन में, फोर्थ वाले में, यहाँ पे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लिखा है और अंतराल क्या दिया है? 0 से 2π। ठीक है, पहले इसको कर लें फिर उसको समझा देंगे। तो इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन कर लें। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने के लिए dy dx एच एक्स dy dx साइन एक्स और dy dx कॉस एक्स। एच एक्स का अवकलन क्या हो गया? एच डैश एक्स। और साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन। ये है समीकरण 2। अब इसका पुनः अवकलन कर लें। पुनः अवकलन, एक बार फिर से x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो dy dx एच डैश एक्स dy dx cos x और dy dx sin x। अब h डैश x का अवकलन क्या हुआ? h डबल डैश x। और cos x का अवकलन क्या हुआ? माइनस साइन x। और साइन x का हो गया cos। अब x का मान निकालना है और x के मान के लिए हमें h डैश x का मान समीकरण 2 में क्या रखना होगा? 0। ये मैंने तुम्हें बताया था कि कभी भी उच्चिष्ट निम्निष्ट का प्रश्न हम सॉल्व कर रहे हैं तो क्रांतिक बिंदु निकालने के लिए जो प्रथम अवकलज है उसको क्या करते हैं? 0 करवाते हैं। तो लिख देंगे क्रांतिक बिंदुओं के लिए समीकरण 2 में h डैश x इक्वल टू 0 रखने पर, तो समीकरण 2 में h डैश x को जब 0 रखेंगे तो ये 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा? cos x माइनस साइन एक्स। साइन एक्स को LHS में ले आए तो साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स और साइन एक्स के अपॉन में कॉस एक्स लिख लिया तो 1। और साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या होता है? tan x।
तो टेन एक्स इक्वल टू 1। अब ये 1 10 में 45 यानी कि π/4 का मान है 45 डिग्री, और 5 π/4 का मान भी होता है 225 का भी। पर हम यहाँ पर केवल π/4 लेंगे, 45 डिग्री लेंगे। क्यों? क्योंकि ये x का मान पहले चतुर्थांश में आ रहा है, और पहले चतुर्थांश में कौन से कोण का मान 1 होता है 10 में? 45 का, π/4 का। तो इस 1 की जगह मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? 10 π/4। तो यहाँ से तुलना करने पर x का मान क्या मिल गया हमको? π/4। समझ गए इस अंतराल का यहाँ पे क्या उपयोग हुआ? अंतराल का उपयोग ये हुआ कि x के मान एक से ज्यादा आ रहे हैं, यानी कई कोण होंगे ऐसे जिनका मान क्या होगा? 1। जैसे π/4 का, 5 π/4 का मान 1 है ना। देखो ये होता है π/4, यहाँ पे π/4 होता है, यहाँ पे 5 π/4। तो इसका भी मान 1 है, इसका भी। 10 पहले में भी धनात्मक है और तीसरे में भी धनात्मक है। अब तुम एक चक्कर के बाद दूसरा चक्कर लगाओगे तो फिर इसका मान 1 मिलेगा। ऐसे तीसरा चक्कर लगाओगे तो फिर ऐसे तुम कितने भी चक्कर लगा के इनका मान 1 प्राप्त कर सकते हो कि नहीं? तो ये 1 10 में कितने कोणों का मान 1 हुआ? 10 में ऐसे कितने कोण हैं जिनका मान 1 होगा? अनंत। लगाते रहो चक्कर। लेकिन अगर हम बात करें 0 से π/2 की, तो सिर्फ किसका मान 1 है? π/4। आ गई बात समझ में? अब इस x के मान को हम द्वितीय अवकलज में रखेंगे और देखेंगे कि ये धनात्मक आ रहा है या ऋणात्मक। अगर धनात्मक आएगा तो निम्निष्ठ, और ऋणात्मक आएगा तो उच्चिष्ठ। तो समीकरण 3 में x इक्वल टू π/4 रखने पर, तो समीकरण 3 में जब π/4 रखेंगे ना, तो h डबल डैश π/4 इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस साइन π/4 माइनस कॉस π/4। तो साइन π/4 की वैल्यू 1/√2, और ये भी 1/, कितना आ गया? -2/√2। √2 से 2 कट जाएगा। कैसा मान आया है? ऋणात्मक है, लेस देन 0 है। तो चूंकि h डबल डैश π/4 की वैल्यू कैसी है? लेस देन 0। इससे क्या सिद्ध होता है, क्या पता चलता है इससे? कि x इक्वल टू π/4 पर hx कैसा है? परम उच्चिष्ट लिखा है कि स्थानीय उच्चिष्ट लिखा है? हाँ, जैसा लिखा है वैसा लिख देंगे। hx स्थानीय उच्चिष्ट है। ठीक है, ये तो पता चल गया π/4 पे स्थानीय उच्चिष्ट है द्वितीय अवकलज से। अब जिस मान पर स्थानीय उच्चिष्ट है वो मान कहाँ रखेंगे? समीकरण 1 में। उससे जो मान आएगा उसको क्या कहेंगे? स्थानीय उच्चिष्ट मान। ये बात बताई थी मैंने तुमको कि जिस मान पर स्थानीय उच्चिष्ट आया है वो मान फलन में रख दो, उससे जो वैल्यू निकल के आएगी उसको कहेंगे स्थानीय उच्चिष्ट मान। तो अब समीकरण 1 में x इक्वल टू π/4 रखने पर, तो समीकरण 1 में x बराबर π/4 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? स्थानीय उच्चिष्ट मान h ऑफ x का मान π/4 बराबर साइन π/4 प्लस कॉस π/4। तो h π/4 इक्वल टू
साइन पाई बाई 4 का मान 1/√2, कॉस पाई बाई 4 का 1/√2, तो h ऑफ पाई बाई 4 1/√2, 1/√2 कितना हुआ, और √2 से 2 काट दें तो h ऑफ पाई बाई 4 की वैल्यू क्या आ गई, √2। समझ गए, ये क्या आ गया, इसका क्या आ गया, ये स्थानीय उच्चिष्ट मान आ गया। समझ में, समझ आ गया। x के कितने मान आए थे यहाँ पे, केवल एक, और अगर 2 या 3 मान आते तो जैसे पाई बाई 4 पे चेक कराया ऐसे ही उन मानों पे भी चेक कराते थे, कि जैसे कि इस सवाल में किया गया था। यहाँ पे x का एक ही मान आया था, और इस वाले में कितने मान आए थे, 2 आए थे, +1 और -1, तो हमने 1 पे भी जांच की थी और -1। आ गई बात समझ में। ये था क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड। और 3 का फोर्थ तो कर ही लोगे अब, कि नहीं कर पाओगे, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स वाला कर लोगे। उसमें अंतराल क्या दिया है, 0 से 2 पाई, तो वहाँ उसमें यहाँ पे 2 मान आएंगे 0 से 2 पाई में, एक पाई बाई 4 और एक 5 पाई बाई 4। अब ये तीसरे में और भी है, फिफ्थ वाला, ये मैंने कौन सा कराया अभी, थर्ड। फोर्थ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स वाला है, वो तुम कर लोगे। ये फिफ्थ वाला देख लो, 3 का फिफ्थ। इनकी प्रक्रिया एक सी है। देखो क्या पूछ रहे हैं, स्थानीय उच्चतम या निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। क्या मान है एफ एक्स का, x³ माइनस 6x² प्लस 9x प्लस 15, समीकरण नंबर 1। क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन, तो dy dx लगा के तुम अवकलन कर दोगे। थोड़ा शॉर्ट स्टेप कर दूं, चल जाएगा। तो एफ एक्स का अवकलन क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स, x³ का क्या आ जाएगा, और x² का 2x, x का 1 और 15 का 0। तो ये एफ डैश एक्स का मान कितना आ गया, 3x² माइनस 12x प्लस 9। ये समीकरण कौन सा हुआ, 2। अब क्या कर लें, इसका पुनः अवकलन कर लें। फिर से अवकलन करेंगे तो एफ डैश एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, एफ डबल डैश एक्स, x² का 2x, x का 1 और 9 का 0। एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू क्या हो गई, 6x माइनस 12। ये हो गया समीकरण नंबर 3। ठीक है। अब क्रांतिक बिंदु के लिए समीकरण 2 में एफ डैश एक्स बराबर क्या करें, 0। उससे किसके मान मिलेंगे हमको, x के मान। तो क्रांतिक बिंदुओं के लिए समीकरण 2 में एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 रखने पर, अब समीकरण 2 में एफ डैश एक्स जब 0 रखेंगे तो 0 इक्वल टू 3x² माइनस 12x प्लस 9, कॉमन ले लें 3, x² माइनस 4x प्लस 3, 3 0 में चला जाएगा। इसके गुणनखंड करें, पहले 0 राइट साइड में लिख लें,
क्या गुणनखंड हो गए? -3x माइनस एक्स प्लस 3। कॉमन ले लेंगे x, -1 कॉमन ले लेंगे। अब इस पूरे से क्या कॉमन आ रहा है? तो x -3 को 0 करेंगे तो x की वैल्यू 3, x -1 को 0 करेंगे तो x की वैल्यू 1। अब ये x के दो मान आए हैं कि नहीं, 3 और 1। अब इन दोनों मानों पे चेक करेंगे एक एक करके। तो पहले किस पे चेक करवा रहा हूं मैं, x इक्वल टू 3 पर। कैसे होगी जांच है? अरे ये मान कहाँ रखोगे जिससे तुम्हें ये पता चले कि ये उच्चिष्ट है या निम्निष्ठ? कहाँ रखेंगे ये मान? समीकरण 3 में। तो समीकरण 3 में x की वैल्यू 3 रखें तो f डबल डैश 3। तो 18 माइनस 12 क्या आ गया? 6। कैसा मान है, धनात्मक है कि ऋणात्मक है? तो ये f डबल डैश 3 का मान 0 से कैसा है, बड़ा। अतः x बराबर 3 पर एफ एक्स कैसा है? स्थानीय निम्नतम। और निम्नतम है तो ये मान समीकरण 1 में रखेंगे तो स्थानीय निम्नतम मान मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो अब समीकरण 1 में x इक्वल टू 3 रखने पर समीकरण 1 में x का मान 3 रखो तो स्थानीय निम्नतम मान मिल जाएगा, f ऑफ 3। रखते जाओ x की जगह 3। 3 का क्यूब 6 इंटू 3 स्क्वायर 9 इंटू 3 प्लस 15 27। 9 इंटू 6 54 27 और प्लस 50। तो 27 और 27 54 से 54 तो माइनस ही हो गया, तो बचा क्या इसका मान 15। ये क्या आ गया इसका स्थानीय निम्नतम। अब ये पूरी प्रक्रिया मैंने किस पे की है, x बराबर 3 पे। अब किस पे करेंगे, x बराबर 1 पे। तो समीकरण 2 में मतलब अब मैं यहाँ पे क्या लिख लूँ कि हम x बराबर 1 पर जांच कर रहे हैं। उसके लिए हमको समीकरण 2 में x बराबर 1 रखेंगे तो f डबल डैश समीकरण 3 में रखेंगे। तो समीकरण 3 में x बराबर 1 रखेंगे तो f डबल डैश 1 का मान क्या हो गया, 6 इंटू 1 माइनस 12। कैसा मान आया, -6। 0 से छोटा आया है तो f डबल डैश 1 कैसा है, लेस देन 0। अतः x बराबर 1 पर एफ एक्स कैसा है, स्थानीय उच्चतम है। स्थानीय उच्चतम। अब क्या करें, स्थानीय उच्चतम मान कैसे मिलेगा है? समीकरण 1 में x बराबर 1 रखें जहां x बराबर 3 रखा था।
तो x बराबर 1 रखेंगे तो देखो f ऑफ 1 क्या मिलेगा x बराबर 1 रखने से, स्थानीय उच्चतम मान f ऑफ 1 क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब 6 इंटू 1 स्क्वायर 9 इंटू 1 प्लस 15, तो 1 माइनस 6 प्लस 9 प्लस 15 कितना आ गया 19। ये आ गया स्थानीय उच्चतम मान और ये आ गया स्थानीय निम्नतम मान। आया समझ में, सबको आ गया, विधि वही है, बस एक मान आएगा तो एक मान पे निकाल लेना, दो मान आए तो दो मान। क्वेश्चन नंबर 4 में सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित फलनों का उच्चतम या निम्नतम मान नहीं है। तो उच्चतम या निम्नतम मान नहीं है ऐसा सिद्ध करना है, तो मैं करता हूं इसका 4 का फर्स्ट। एफ एक्स का मान क्या दिया है, ई की पावर एक्स। तो उच्चतम या निम्नतम मान की विधि क्या होती है, अवकलन करेंगे, अवकलन करके 0 रखेंगे, एक्स का मान निकालेंगे और द्वितीय अवकलज में एक्स का मान रख के अगर धनात्मक आता है तो निम्निष्ठ और ऋणात्मक आता है तो उच्चिष्ठ या उच्चतम। ठीक है, तो अब इसमें हमने किया, इसको समीकरण एक मानना है तो मानो, नहीं तो ये वैसे ही हो जाएगा। इसमें केवल ये सिद्ध करना है कि इसका ना तो उच्चतम मान है और ना ही निम्नतम। तो x के सापेक्ष अवकलन करें, तो dy dx एफ एक्स का और dy dx ई की पावर एक्स का। एफ एक्स का क्या हुआ अवकलन और ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स। अब देखो इसके जो क्रांतिक बिंदु होते हैं ना, क्रिटिकल पॉइंट, उसके लिए क्या करते हैं, क्रांतिक बिंदुओं के लिए क्या करते हैं बोलिए, एफ डैश एक्स बराबर क्या रख लें, 0 रखने पर। तो एफ डैश एक्स 0 रखेंगे तो ई की पावर एक्स इक्वल टू क्या आ गया 0। तुम बता सकते हो ई की पावर एक्स का मान एक्स के किस मान के लिए 0 होगा, है? तुम यहाँ पे x का मान 0 रख लो तो e की पावर 0 क्या हो जाएगा 1। 0 तो नहीं आ रहा, संतुष्ट कराओ कौन सा मान है जिस पे LHS बराबर RHS आ जाए। माइनस का रखो, -1 तो 1/e हो जाएगा, 1 रखो तो e हो जाएगा। क्या ये मान 0 आ सकता है, नहीं आएगा। किसी भी संख्या की घात, कुछ भी घात तुम करो और वो 0 आ जाए, ऐसा हो जाएगा। कोई पूर्णांक संख्या लो, कोई भी संख्या लो, तो पावर यहाँ x की जगह कोई भी मान रखने पर क्या ये 0 आ रहा है, नहीं आ रहा। तो क्या लिखेंगे, यहाँ x का कोई वास्तविक मान नहीं है। नहीं होगा, ऐसे लिख देते, यहाँ x का कोई वास्तविक मान प्राप्त नहीं होगा। इस समीकरण को संतुष्ट करने के लिए x का कोई भी वास्तविक मान नहीं आएगा, अतः यह फलन
एफ एक्स। अगर वास्तविक मान ही नहीं आ रहा तो तुम इसका दोबारा अवकलन करोगे क्या? अरे एफ डैश एक्स जीरो रख के एक्स के मान निकलते हैं कि नहीं ये बताओ। और एक्स के मान निकालने के बाद ही तो उसको चेक करते हैं कि एक्स के मान पे द्वितीय अवकलज अगर धनात्मक आ रहा है तो निम्निष्ट, और द्वितीय अवकलज एफ डबल डैश एक्स ऋणात्मक आ रहा है तो उच्चिष्ट। लेकिन यहाँ पे तो एक्स का मान ही नहीं आया, एक्स का मान नहीं आया तो एफ एक्स ना उच्चतम होगा और ना ही निम्नतम। समझ गए क्या ये? ठीक है। और नहीं समझे तो और देखो, एक और करते हैं। सेकंड, क्या मान है जी एक्स का? लॉग एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन। तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी वाई डी एक्स ऑफ जी एक्स और डी वाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, जी एक्स का अवकलन और लॉग एक्स का। अब यही लाइन फिर लिख दोगे यहाँ पे कि नहीं लिख पाओगे? बताओ कैसे। क्रांतिक बिंदुओं के लिए जी डैश एक्स बराबर जीरो रखने पर यहाँ पे, और जी डैश एक्स का मान जीरो रखोगे तो वन अपॉन एक्स, तो यहाँ से वन अपॉन एक्स बराबर जीरो। क्या इस समीकरण को संतुष्ट करने वाला कोई एक्स का वास्तविक मान है? वन अपॉन में एक्स का कोई भी मान रखो जीरो आ जाएगा। जीरो रखोगे तो वन अपॉन जीरो अनंत हो जाएगा कि नहीं? तो यहाँ पर x का कोई भी मान रखने पर तुम्हें x का वास्तविक मान इस समीकरण पे को हल करने पर नहीं मिलेगा। दिए गए प्रतिबंध को संतुष्ट करने वाला x का कोई वास्तविक मान है क्या? नहीं है। तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे कि यहाँ x का कोई वास्तविक मान प्राप्त नहीं होगा, अतः एफ एक्स ना उच्चतम होगा और ना ही। लिख देंगे क्या ये? लिख पाओगे? समझ आ गया? अगला देखो तीसरा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। इसका भी एक्स के सापेक्ष अवकलन करें तो डी वाई डी एक्स एफ एक्स और डी वाई डी एक्स एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, एफ एक्स का एफ डैश एक्स क्यूब का थ्री एक्स स्क्वायर का टू एक्स का वन और ये जीरो। क्या लिखेंगे यहाँ पे? क्रांतिक बिंदुओं के लिए एफ डैश एक्स बराबर जीरो रखने पर रख दोगे तो एफ डैश एक्स को जीरो रखा। इसको पलटकर द्विघात समीकरण बना लिया। क्या इसके गुणनखंड हो रहे हैं? गुणनखंड नहीं हो रहे। इसका जो विविक्त कर होता है ना डी, सुना है कभी? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो बी का मान क्या है? टू, और ए का मान थ्री और सी का वन। तो फोर माइनस ट्वेल्व क्या आया? माइनस एट। जब ये माइनस का आता है ना डी का मान, तो इसका कोई भी वास्तविक मान नहीं होगा एक्स का। तो यहाँ पे क्योंकि डी का मान ऋणात्मक आया है तो क्या लिखोगे कि यहाँ एक्स का कोई वास्तविक मान प्राप्त नहीं होगा। जब डी ऋणात्मक होता है विविक्त कर, तो द्विघात समीकरण के मूल कैसे होते हैं? काल्पनिक। और विविक्त कर का मान अगर धनात्मक होता है तो मूल कैसे होते हैं? वास्तविक। और डी का मान अगर जीरो होते हैं तो मूल कैसे होते हैं? वास्तविक और समान। ये 10th क्लास की बातें हैं। हाँ, अगर डी बराबर जीरो है तो मूल वास्तविक और समान, डी का मान धनात्मक है तो मूल वास्तविक,
और डी का मान ऋणात्मक है तो मूल काल्पनिक। तो यहाँ पे डी कैसा आया है? ऋणात्मक। तो इसके मूल कैसे होंगे? काल्पनिक। मूल काल्पनिक होने का मतलब क्या होगा कि यहाँ एक्स का कोई वास्तविक मान प्राप्त नहीं होगा। अगर तुम वो सूत्र विधि लगाओगे ना श्रीधराचार्य की, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन, तो रूट के अंदर -8 आ जाएगा, और रूट में माइनस की संख्या आती है तो काल्पनिक। बात समझ पाई कि नहीं मेरी? जो मैं बता रहा हूँ बोल रहा हूँ वो समझ में आ रहा है सबको? है? इसके मूल कैसे? काल्पनिक है, मतलब वास्तविक नहीं है। और जब एक्स का मान ही नहीं आ रहा है तो फिर हम फलन की आगे जांच कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे तो हम क्या कहेंगे कि फलन ना तो उच्चतम होगा और ना ही निम्नतम। ये भाषा लिख दोगे क्या यहाँ पे? है? लिखनी है ये? ठीक है, देख लो, कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो, मैं बता दूं। पुनः अवकलन इसलिए नहीं किया कि यहाँ पे ये सिद्ध करना है कि ना उच्चतम है ना निम्नतम। तो इसलिए हमने एक बार अवकलन करके ही देखा एक्स का मान आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो वो एक्स का मान ही नहीं आ रहा था, तो द्वितीय अवकलन की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, मैं दिए गए अंतरालों में फलनों के निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम मान ज्ञात करने हैं, और ये फलन दिए हैं, सामने उनका अंतराल लिखा हुआ है। तो किसी दिए गए अंतराल में निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम मान कैसे निकलते हैं, होते क्या है, एक बार ये बता दूं मैं। देखो, जैसे कि कोई अंतराल हमको दिया है, कोई अंतराल है, मान लो इस तरह से एक अंतराल दिया हुआ, ये दो अंतराल है, अंतराल के दो मान। अब यहाँ पे उच्छिष्ट है कि नहीं है बताओ? ए पे और बी पे और सी पे और डी पे, और ये क्या है? अंतराल है। यहाँ से लेके मान लो एक्स बराबर ए और एक्स बराबर, तो अब मान लो सवाल हल किया हमने, ये कोई भी सवाल हल किया और क्वेश्चन में एक पे निम्निष्ठ आ गया और एक पे क्या आ गया? उच्छिष्ट। इन दोनों पे निकालने के बाद ये अंतराल में जो बिंदु दिए है ना, 0 और पाई, इस 0 और पाई पे भी मान निकालेंगे फलन का। अगर 0 और पाई पे फलन का जो मान है वो इन दोनों मानों से कैसा है? अधिक, या इन मानों से कैसा है? कम। तो इन चारों मानों में जो सबसे बड़ा मान होगा और उसी को क्या कहते हैं? निरपेक्ष उच्चतम मान। और जो सबसे छोटा होगा उसको क्या कहेंगे? निरपेक्ष निम्नतम मान। बात समझ में आ रही है? क्या समझ में आ रहा है कि हम पूरा अपने विधिवत सवाल करेंगे, उच्चतम निकालेंगे, निम्नतम निकालेंगे। अंतराल के जो प्रारंभिक और अंतिम मान है, पहला और आखिरी, उन मानों पे भी किसका मान निकालेंगे? फलन का। और उन सभी मानों में, 3 में चाहे 4 में, जो सबसे अधिक मान होगा, अधिकतम मान, उसको क्या कहते हैं? निरपेक्ष उच्चतम। और उन 3-4 मानों में जो सबसे कम होगा उसको क्या कहेंगे? निरपेक्ष निम्नतम। समझ गए? तो अंतराल का रोल क्या है कि हमें अंतराल के जो दोनों मान है उस पर भी क्या निकालना है? फलन का मान। ठीक है, तो मैं करके दिखाता हूँ एक, तुमको समझ में आ जाएगा। देखो 5 का फर्स्ट, एफ एक्स का मान क्या है? x³ और यहाँ x का अंतराल, इसको समीकरण 1 भी मान लेंगे। और x का अंतराल क्या है यहाँ पे? -2 से +2। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो उच्चिष्ट निम्निष्ठ की विधि क्या थी? x के सापेक्ष अवकलन। तो एफ एक्स का अवकलन क्या हो गया?
एफ डैश एक्स, और एक्स क्यूब का अब क्या करें इसका, पुनः अवकलन फिर से करेंगे तो एफ डैश एक्स का फिर से किया तो, और 3x² का अवकलन, तो एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 6x। ठीक है। अब क्रांतिक बिंदुओं के लिए एफ डैश एक्स को क्या रखें, 0। तो क्रांतिक बिंदुओं के लिए एफ डैश एक्स बराबर 0 रखने पर, तो एफ डैश एक्स को 0 रखेंगे तो 0 इक्वल टू 3x², तो 0/3 इक्वल टू x², तो x² की वैल्यू 0, तो x का मान क्या आ गया, x का मान 0 आ गया। अब इस x के मान को कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 में, समीकरण 3 में x बराबर 0 रखने पर, तो समीकरण 3 में जब x बराबर 0 रखेंगे, एफ डबल डैश 0, तो इसका मान क्या आ रहा है, द्वितीय अवकलज का मान 0। इसका क्या मतलब है, हम्म? द्वितीय अवकलज 0 आता है तो क्या होता है, ना उच्चिष्ट होता है और ना ही निम्निष्ट, क्योंकि अगर ये धनात्मक है तो निम्निष्ट, ऋणात्मक है तो उच्चिष्ट, और 0 है तो ना उच्चिष्ट ना निम्निष्ट। यही तो है द्वितीय अवकलज के द्वारा उच्चिष्ट निम्निष्ट की जांच की प्रक्रिया का नियम क्या कहता है, नियम ये कहता है कि द्वितीय अवकलज का मान निकालो x के मान पे, और अगर वो प्लस का आ जाएगा तो निम्नतम, माइनस का आएगा तो उच्चतम, और 0 आएगा तो ना निम्नतम ना ही उच्चतम। तो इससे क्या पता चला, हम क्या लिख लें, अब भाषा क्या लिखेंगे, अतः x बराबर 0 पर एफ एक्स ना उच्चतम है और ना ही निम्नतम। ठीक है, लेकिन एक काम और करना है अभी, क्या बोला था मैंने, कि ये जो अंतराल के दोनों बिंदु हैं उन दोनों मानों को भी फलन में रख के वैल्यू निकालेंगे। तो अब समीकरण 1 में और क्या रख लें, समीकरण 1 में x बराबर -2 रखने पर, तो समीकरण 1 में x की जगह -2 रखेंगे, तो f ऑफ -2 बराबर -2 का होल क्यूब, क्या आ जाएगा, -8। और इसके बाद समीकरण 1 में x बराबर क्या रख लेंगे, 2 रखने पर, तो समीकरण 1 में x बराबर 2 रखने पर f2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब 8। तो एक मान तो आया -8 और एक मान क्या आया, +8। तो इससे क्या सिद्ध होता है, क्या है इसका, निरपेक्ष उच्चतम मान कितना है, निरपेक्ष उच्चतम मान तो हो जाएगा +8, और निरपेक्ष निम्नतम मान क्या हो जाएगा,
माइनस। हो गया पहला सवाल। आ गया समझ में कि नहीं आया? ये आ गया? सबको क्लियर हुआ? अब कौन सा करना है? सेकंड। सेकंड में क्या है? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और अंतराल क्या है? 0 से पाई। समवृत्त अंतराल है ना, तो समवृत्त अंतराल है, तो ये कल कराया था ना मैंने तुमको। देखो इधर, ये वाला देखो, पूरा यही रहेगा, पूरी विधि यही रहेगी। बस यहाँ पे ये समवृत्त अंतराल हो जाएगा 0 से पाई। तो 0 से पाई में यहाँ पे कौन सा मान है जो इसको संतुष्ट करेगा? 0 से पाई का मतलब कौन सा चतुर्थांश है? पहला और दूसरा। तो पहले और दूसरे में tan x बराबर 1 है, तो किस कोण का मान रखें कि 1 आ जाए? 45 पाई बाई 4। तो ये x का मान आ गया। x का मान कहाँ रखेंगे? द्वितीय अवकलज में। द्वितीय अवकलज में रखेंगे तो वो माइनस का आया। इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये माइनस का आया है तो इसका मतलब है कि x बराबर पाई बाई 4 पर एच एक्स क्या है? स्थानीय उच्छिष्ट है। ये हो जाएगा x बराबर पाई बाई 4 समीकरण 1 में रखेंगे, क्या मिल गया? स्थानीय उच्छिष्ट मान। इतना सवाल पूरा हल हो गया। अब अगर अंतराल 0 से पाई दिया है तो इसके आगे अब क्या करना है? क्या करना है इसके आगे? समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने पर, तो समीकरण 1 में x बराबर 0 रखेंगे तो h ऑफ 0 बराबर साइन 0 प्लस कॉस 0। साइन 0 0, कॉस 0 1। क्या हो गया? 1। और इसके बाद समीकरण 1 में x बराबर क्या रखेंगे? पाई। तो x बराबर पाई रखेंगे तो h ऑफ पाई क्या हो जाएगा? साइन पाई प्लस कॉस पाई। साइन पाई का मान क्या होता है? 0। कॉस पाई का माइनस। तो ये क्या आ गया? अब तुम्हारे सामने कितने मान है? 3। एक √2, एक 1 और एक। तो बताओ इनमें सबसे छोटा मान और सबसे बड़ा मान कौन सा है? है? निरपेक्ष उच्चतम मान क्या हुआ? 1 के √2। मूर्खों, √2 का मान कितना होता है? 1.414। 1 बड़ा है कि √2 बड़ा है? तो फिर, और निरपेक्ष निम्नतम मान क्या हुआ? निरपेक्ष निम्नतम अभी भी नहीं आया क्या समझ में? अंतराल वाला सवाल समझ आ गया? अब अंतराल वाले सवाल में पूरी प्रक्रिया हल करो। कौन सी वाली? एफ एक्स की, एफ एक्स का अवकलन एफ डैश एक्स, द्वितीय अवकलज एफ डबल डैश एक्स। एफ डैश एक्स 0 रखा, एक्स का मान निकाला, एक्स का मान पाई बाई 4 आया। अब इस पर जांच करेंगे। कैसे जांच होगी? द्वितीय अवकलज में रखा, द्वितीय अवकलज में रख के क्या आया? माइनस। माइनस आया तो क्या हुआ? उच्छिष्ट। तो ये मान रख दिया। इससे कितना आया सॉल्व होके? √2। फिर अंतराल अगर दिया है तो 0 पे भी निकालेंगे, एच एक्स या एफ एक्स। इससे तो दिक्कत है नहीं, चाहे जी एक्स दे दें, चाहे एफ एक्स, चाहे एच एक्स। तो एक बार 0 भी रखना है और एक बार पाई। अब कितने मान है? 3। √2, 1, -1। सबसे छोटा मान कौन है? -1। क्या कहेंगे उसको? निरपेक्ष निम्नतम मान। सबसे बड़ा मान कौन है? √2। क्या बोलेंगे? निरपेक्ष उच्चतम मान। समझ पाए? ठीक है। है ना, पहले आ चुका है ये बोर्ड परीक्षा में, 2-3 बार आया हुआ है ये सवाल। देखें क्वेश्चन नंबर 6 में ये लाभ फलन दे रहे हैं एक,
पी एक्स, प्रॉफिट फंक्शन ऑफ एक्स, लाभ फलन, और किसी कंपनी द्वारा अर्जित उच्चतम लाभ हमको ज्ञात करना है। तो उच्चतम लाभ ज्ञात करने के लिए हम इसको चेक कर लेंगे अवकलन करके कि कौन से मान पर ये उच्चतम है। जिस x के मान पर ये उच्चतम होगा, x का वो मान इस px में रख देंगे, तो हमें इसका क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, उच्चतम लाभ प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यानी उच्चिष्ट वाली विधि यहाँ पे लगेगी। तो पहले तो लाभ फलन px लिख लिया, 41 माइनस 72x माइनस 18x²। समीकरण एक। प्रक्रिया तुम जानते ही हो उच्चिष्ट निम्निष्ट की, कि नहीं जानते हो? क्या करेंगे पहले, x के सापेक्ष अवकलन। तो px का अवकलन क्या हो गया, p डैश x, 41 का 0, x का 1 और x² का 2x। p डैश x का मान आ गया, कितना आ गया, -72 माइनस 36x, समीकरण नंबर 2। अब क्या करें, इसका पुनः अवकलन कर लें। फिर से अवकलन करेंगे तो p डैश एक्स का p डबल डैश एक्स हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, -36x का 1। तो इसके द्वितीय अवकलज का मान -36 आ गया, समीकरण नंबर 3। अब p डैश एक्स बराबर 0 करें, किसके लिए, क्रांतिक बिंदुओं के लिए। क्रांतिक बिंदुओं के लिए समीकरण 2 में p डैश एक्स इक्वल टू 0 रखने पर, तो जब p डैश एक्स का मान 0 करेंगे तो -72 माइनस 36x, ये LHS में आ जाएगा, कट गया ये। x की वैल्यू क्या आ गई, -2। अब x का मान कहाँ रख दें, x का मान समीकरण 3। तो समीकरण 3 में x का मान रखेंगे p डबल डैश 3, इसमें तो कहीं x है नहीं, तो ये वैल्यू क्या रहेगी, -36। कैसा मान है ये, ऋणात्मक, 0 से छोटा, हम -2 रखेंगे। तो p डबल डैश -2 नेगेटिव आया है, लिख देंगे इसका मान लेस देन 0 है, इसलिए x इक्वल टू -2 पर px कैसा होगा, उच्चतम होगा। अब उच्चतम लाभ निकालने के लिए ये x का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में। तो x की जगह -2 रखा, इसको जब हम -2 रखेंगे तो इसी मान को हम क्या बोलेंगे, उच्चतम लाभ। उच्चतम लाभ p ऑफ -2, 41 72 इंटू -2 -18 इंटू -2 का स्क्वायर।
-2 का स्क्वायर 4, कितना आ गया 113। उच्चतम लाभ आ गया, उच्चतम लाभ का मान कितना आ गया 113। आ गया समझ में, विधि वही है इसकी। ठीक है, देखो 8वां सवाल पढ़ो। अंतराल 0 से 2 पाई के किन बिंदुओं पर फलन sin 2x अपना उच्चतम मान प्राप्त करता है? तो पहले तो हम फलन को fx से निरूपित कर लें। और फलन का मान है sin 2x, इसको समीकरण 1 भी मान लेंगे। और इसके साथ में एक अंतराल भी दे रहे हैं 0 से 2 पाई। हमें ये पता करना है कि 0 से 2 पाई अंतराल के किन बिंदुओं पर फलन उच्चतम मान प्राप्त करता है। तो उच्चतम मान के लिए हमें वही प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी, द्वितीय अवकलज की विधि द्वारा इसकी जांच करेंगे। तो उस प्रक्रिया में हमें क्या करना होता है, x के सापेक्ष अवकलन, ध्यान दें इधर, तो dy dx ऑफ fx और dy dx ऑफ sin 2x। अब fx का अवकलन क्या हुआ f डैश x, और sin 2x का अवकलन cos 2x, और 2x का फिर से हो गया 2। तो f डैश x की वैल्यू क्या आ गई 2 cos 2x। ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब इसका पुनः अवकलन कर लें। तो f डैश x का अवकलन करेंगे तो f डबल डैश x, और cos 2x का अवकलन माइनस साइन 2x, और dy dx फिर से किसका 2x का, तो -2 साइन 2x, और इसका हो जाएगा 2 इंटू 1, तो -4 साइन 2x। ये समीकरण क्या हो गया 3। अब इसके क्रांतिक बिंदुओं के लिए f डैश x बराबर क्या रखते हैं 0। ये तीनों समीकरण बन गए, विधि वही है बिल्कुल। तो समीकरण 2 में क्रांतिक बिंदुओं के लिए समीकरण 2 में f डैश x बराबर 0 रखने पर, तो f डैश x 0 रखेंगे तो 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 cos 2x। 2 0 में चला गया तो 0 इक्वल टू क्या हो गया cos 2x। यहाँ से cos 2x बराबर 0 हो गया। अब 0 cos में किस किस कोण का मान होता है, cos 90 का मान 0 होता है, और cos 270 यानी 3π/2 का मान भी 0 होता है। ठीक है, 0 cos में 90 का हो गया, 270 का हो गया। अब यहाँ पे क्या है 2x है, तो इस बात को समझो कि ये x का जो अंतराल है ना, यहाँ पे 0 से क्या है 2 पाई, और हमारे सवाल में कोण में क्या आया है 2x। तो 2x बनाओगे तो 2 का गुणा करोगे तो 0 से 4 पाई हो जाएगा। 0 से 2 का गुणा किया ना सभी में, तो ये अंतराल क्या हो गया 0 से 4 पाई। 0 से 4 पाई का मतलब है 2 चक्कर, ये 0 से 2 पाई और फिर 0 से 4 पाई। तो ये मान हमें एक तो किसका मिला π/2, और फिर किसका मिला, अब फिर आएंगे घूम के, पहले चक्कर में मिला 2 बार, अब दूसरे चक्कर में भी तो मिलेगा। तो दूसरे चक्कर में मिलेगा तो एक चक्कर पूरा करके जब इधर आओगे तो इसमें क्या जुड़ जाएगा 2 पाई।
तो 2 दूनी 4 और 1 5, तो ये किसका मान मिल जाएगा फिर 5 पाई/2 का। ऐसे ही इसमें जब दूसरे चक्कर में आओगे तो इसमें भी क्या जुड़ जाएगा 2 पाई, तो 2 दूनी 4 और 3 7, और किसका मान हो जाएगा 7 पाई/2। ये 2x के मान हो जाएंगे। अब हमें मान इससे किसका निकालना है 2x का या x का, x का मान निकालना है। तो तुलना होके 2x के मान क्या क्या होगा यहाँ पे पाई/2, 3 पाई/2, 5 पाई/2, और x का मान निकालें तो वो x का मान क्या होगा यहाँ से, ये 2 इनके सबके अपॉन में चला जाएगा, पाई/4, 3 पाई/4, 5 पाई/4, और अब तुम देख लो ये x का मान 2 पाई से बड़ा तो नहीं आया, क्या ये मान 2 पाई से बड़ा है? अरे ऊपर 4 दूनी 8 और ऊपर क्या है 7, कमी तो है, वैसे चेक कर लो। पाई का मान रख के पाई/4 कितना होता है 45, अब गुणा करो कितना आ रहा है 315। अब बताओ 2 पाई से छोटा है कि नहीं है, हैगा। तो ये मान अंतराल ऐसे लेके सही आ गए कि नहीं, 0 से 2 पाई में कितने मान आए हैं 4 मान आए हैं। अब इन मानों पे हम चेक कर लेंगे कि कहाँ पर इसका उच्चतम मान आएगा। तो देखो ये सभी x के मान कहाँ रखेंगे द्वितीय अवकलज में, ठीक है। समीकरण 3 में x के मान रखने पर तो समीकरण 3 में x के मान रखोगे ना, तो f डबल डैश पाई/4 का मान कैसे निकलेगा -4 sin 2 पाई/, और इससे ये कट गया, तो sin 90 का मान क्या होता है 1, तो कितना आ गया -4। दूसरा मान रखें f डबल डैश 3 पाई/4 -4 sin 2 × 3 पाई/4 कट गया, ये 270, साइन 270 का मान क्या होता है -1, तो ये क्या हो गया 4। ये कैसा आया है नेगेटिव, ये कैसा आया है पॉजिटिव। और क्या रखेंगे 5 पाई/4 रखो, यहीं पर रखते जाओ, देखते जाओ ध्यान से, -4 sin 2 × 5 पाई/4, 5 पाई/2, 5 पाई/2 कितना हुआ, अरे 5 पाई/2 किधर आएगा, कौन से चतुर्थांश में आएगा, यहाँ पे आया था ना, देखो ये था पाई/2 और ये कितना था 3 पाई/2। जब हम एक चक्कर पूरा करके इधर आए थे तभी तो 5 पाई/2 आया, और यहाँ पे साइन कैसा है धनात्मक, तो साइन 90 का जो मान होता है वही 5 पाई/2 का होगा, तो साइन 5 पाई/2 का मान कितना हो जाएगा 1, तो ये भी कितना आ गया -4। कैसा मान है ये नेगेटिव है। और एक मान f डबल डैश 7 पाई/4, चारों मान रख रहे हैं, ये कितना हो जाएगा -4 sin 2 × 7 पाई, तो 7 पाई/2
ये कितना हो जाएगा -1, तो ये कितना आ गया 4। ये मान कैसा है? और वैसे भी तुम्हें पता हो कि ऐसे मान अगर बढ़ते क्रम में है तो पहले पे उच्चिष्ट आया है तो फिर दूसरे पे निम्निष्ट, फिर तीसरे पे और फिर चौथे पे एकांतर क्रम में आते हैं हमेशा। तो अब मुझे बस इतना बताओ, ये पूछ रहे थे कि इस अंतराल के कौन से बिंदु पर उच्चतम है, कौन से बिंदुओं पर उच्चतम है? तो उच्चतम उन पे होगा जहां द्वितीय अवकलज कैसा होगा, नेगेटिव। तो किस किस पर नेगेटिव दिख रहा है तुमको? π/4 और यानी π/4 और 5π/4 पर sin 2x कैसा है, उच्चतम। समझ गए क्या है? ये बात समझ में आ गई? x बराबर π/4 कॉमा 5π/4 पर sin 2x उच्चतम है और निम्नतम भी लिख देते हैं। पूछा तो नहीं है, पर मान लो पूछ लिया तो क्या लिखोगे? 3π/4 और 7π/4 पर sin 2x कैसा है, निम्नतम है। ठीक है, आया समझ में सभी को? प्रक्रिया वही है, बस अंतराल की पूरी विधि तुम्हें मैंने बता दी कैसे करना। ये क्वेश्चन कल हो चुका है। इसका उच्चतम मान कितना आता है, √2। sin x प्लस cos x का उच्चतम मान √2। ये देखो अगला क्वेश्चन नंबर 11। ये अंतराल वाला तो जैसे बताया था पहला, इसके पहले हो जाएगा। अरे अंतराल वाले सवाल की विधि आती है कि नहीं आती है तुमको? क्या विधि है? पूरा जैसे करते हैं वैसे ही करो। भूल गए हो तो लाओ एक और कर लेते हैं, चलो इसको कर लेते हैं। देखो शॉर्ट में करूंगा थोड़ा, ठीक है। f(x) का मान क्या है, 2x³ माइनस 24x प्लस 107, समीकरण नंबर 1। और इसके साथ अंतराल क्या है, 1,3। देखो पहले हम उच्चिष्ट निम्निष्ट जैसे निकालते हैं उच्चतम निम्नतम की जो प्रक्रिया है वही करेंगे पूरी। क्या प्रक्रिया है, f' निकाला, x के सापेक्ष अवकलन, 3x² होगा 2 इंटू x³ का 3x², 24 इंटू x का 1 और इसका क्या हुआ 0। तो f' का मान क्या आ गया, 6x² माइनस 24, समीकरण नंबर 2। अब पुनः अवकलन करें तो f"x 6 इंटू 2x माइनस 0, इसका मान 12x हो गया, समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 2 में f' बराबर 0 रखेंगे, क्रांतिक बिंदुओं के लिए f' 0 रखेंगे, तो f' 0 रखते हैं तो 6x² माइनस 24, तो 24 इक्वल टू 6x², कट गया 4, x² की वैल्यू 4 आ गई, तो x बराबर क्या आ गया, +-2। चूंकि इस अंतराल में -2 हैगा, -2 नॉट बिलोंग्स टू 1,3, अतः x का मान क्या हो जाएगा, 2। भाषा में लिखना है तो तुम भाषा में लिख देना। कैसे लिख दोगे कि x बराबर -2 अंतराल 1,3 में नहीं है, तो कौन सा मान फिर स्वीकार होगा, 2। -2 तो रिजेक्ट हो गया ना, ये बात समझ गए।
अगर हम x के मान निकालते हैं और उनमें से कोई मान अंतराल से क्या हो जाता है, बाहर, तो उस मान पे ना तो उच्चतम की जांच करेंगे और ना ही, समझ गए ये वाली बात। तो अब जांच किस पे होगी, सिर्फ 2 पे। कैसे होगी जांच, समीकरण 3 में x बराबर 2 रखने पर, तो समीकरण 3 में x की जगह 2 रखेंगे तो f डबल डैश 2 की वैल्यू क्या हो गई, 12 इंटू 2, कितना आ गया, 24। कैसा मान है, पॉजिटिव, धनात्मक है। तो क्या लिख देंगे कि f डबल डैश 2 ग्रेटर देन 0 है, अतः x बराबर 2 पर एफ एक्स कैसा है, उच्चतम या निम्नतम। अरे धनात्मक आया है ना, उल्टा होता है तो क्या होगा, निम्नतम है। ठीक है, पर इसमें कैसा मान चाहिए, महत्तम। तो महत्तम मान चाहिए तो इस पर तो निम्नतम मान आएगा, और हमें कैसा चाहिए, महत्तम। तो अब हम क्या करेंगे, ये अंतराल वाले मान भी तो रखेंगे इसमें। यही तो बताया था मैंने तुमको कि अगर x के मान के साथ साथ फलन के साथ साथ क्या दिया है, अंतराल, तो इस अंतराल के सीमांत बिंदु कौन कौन है, 1 और 3। तो 1 पे भी मान निकालेंगे और 3 पे भी, फिर देखेंगे कौन सा मान सबसे बड़ा है कौन सा सबसे छोटा है। तो देखो पहले 2 रख के निम्नतम मान भी निकाल लें। तो समीकरण 1 में x बराबर 2 रखें, f ऑफ 2 बराबर 2 इंटू 2 का क्यूब 24 इंटू 2 प्लस 107, ये हो गया 16, 48, 75 आ गया। ये क्या आ गया, इसका कौन सा मान आ गया, ये न्यूनतम मान आया है। अब और मान और निकालो। अब क्या करेंगे, x बराबर 1 रख लें, अंतराल के सीमांत बिंदु, तो f1 का मान क्या आएगा, 2 इंटू 1 का क्यूब 24 इंटू 1 प्लस 100, 2 माइनस 24, इन दोनों को जोड़ दिया, इसको घटा दो, ठीक है। अब ये बताओ, ये 75 और 85 के अलावा और कोई मान निकालना है क्या, मतलब f1 f2 आ गए, और कोई मान निकालेंगे, कौन सा मान रह गया है, ये भी तो रह गया है 3। तो अब समीकरण 1 में क्या रखेंगे, 3 रख लो, f ऑफ 3, 2 इंटू 3 का क्यूब 24 इंटू 3, 27 दूनी 54, 72, इसको घटा दो। अब इन तीनों मानों में कौन सा मान महत्तम है? कौन सा मान महत्तम है, 89, यही तो पूछा था। तो एफ एक्स का महत्तम मान क्या हो गया, 89, महत्तम ही पूछा है ना।
आ गया समझ में? अब ये क्या कह रहे हैं, -3 -1 में भी महत्तम मान निकालिए। तो -3 -1 के लिए अब तुम्हें यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, x बराबर -2, क्योंकि +2 -1 -3 में स्थित नहीं है। तो -3 -1 में +2 आ रहा है क्या? नहीं। तो ये सवाल यहां से फिर दोहराया जाएगा। कैसे दोहराया जाएगा? इसमें 2 छोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, x बराबर -2। तो -2 पे जांच करना, -2 पे निकालना, तो यहाँ पे f -2 निकलेगा, फिर f -3 निकलेगा, और फिर f -1 निकलेगा। कर लोगे सेकंड पार्ट कि नहीं कर पाओगे? है ना? ठीक है, पूरी विधि यही रहेगी। जो अंतराल में नहीं है उसको हटा देंगे। क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़े। यदि अंतराल 0,2 में x = 1 पे ये फलन क्या कर रहा है, उच्चतम मान प्राप्त करता है, तो बताइए a का मान क्या होगा? है ना, क्वेश्चन समझो। ये पहले से दिया है कि x बराबर 1 पर फलन उच्चतम मान प्राप्त कर रहा है, और फलन में एक अज्ञात मान नजर आ रहा है तुमको। कौन सा अज्ञात मान है? a। इस a के मान को हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब क्योंकि ये उच्चतम मान प्राप्त कर रहा है, इसलिए x बराबर 1 पर इसका जो अवकलज होगा उसका मान क्या हो जाएगा, 0। तुम्हें पता है जब भी हम लोग f' 0 रखते हैं तो किसके मान आते हैं, x के। तो x के मान निकालने के लिए f' 0 रखते हैं। तो जरूर x बराबर 1 जो आया है वो f' 0 रख के ही आया होगा। तो अब इसमें हम सॉल्व कैसे करेंगे वो देखो। f' को 0 करना है, पहले fx मान लें एक दिए गए फलन को, x की पावर 4 -62x² प्लस ax प्लस 9, ये पहला समीकरण। और अंतराल क्या है इसका, 0,2। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन किया तो fx का अवकलन क्या हो जाएगा, f'। x की पावर 4 का 4x³ x² का 2x, a इंटू एक्स का 1 और 9 का 0। तो f' का मान क्या हो गया फिर, 4x³ 124x प्लस a। अब ये किस पे उच्चतम मान प्राप्त कर रहा है, x बराबर 1 पे। तो इसमें हम पहले x बराबर 1 रख लेंगे। x बराबर 1 रखने पर हमें किसका मान मिलेगा, f'1 का। f'1 4 इंटू 1 का क्यूब 124 इंटू 1 प्लस ए 4 माइनस 124 प्लस ए, तो -120 प्लस ए आ गया f'1 का मान। अब जैसा कि सवाल में लिखा हुआ है कि x = 1 पर fx क्या करता है, उच्चतम मान प्राप्त करता है। इसलिए चूंकि x बराबर 1 पे उच्चतम मान प्राप्त कर रहा है तो f'1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। f'1 का मान 0। जैसे ये x बराबर 2 पे क्या आ रहा था, निम्नतम आ रहा था। x बराबर 2 कैसे मिला था, f' 0 रखने पे। ये f' का मान देख रहे हो, अगर तुम इसमें x बराबर 2 रखोगे तो ये 0 नहीं आएगा।
x बराबर 2 पे निम्नतम आया, जिस पे निम्नतम या उच्चतम आता है उसके अवकलज का मान 0 होता है। देख लो 2 रख के, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 6 24, 24 माइनस 24, तो एफ डैश 2 का मान 0 हो रहा है कि नहीं। बस वही तो मैं तुमसे यहाँ कहना चाह रहा हूँ कि x बराबर 1 पर ये उच्चतम मान प्राप्त कर रहा है, तो एफ डैश 1 का मान क्या होगा, 0। तो एफ डैश 1 का मान कितना है, -120 प्लस ये, तो इससे ए का मान कितना आ गया, 120, 120। आई बात समझ में है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 को, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 24 है और जिनका गुणनफल कैसा है, उच्चतम। तो भाषा वाले सवाल में दो चीजों के बारे में हमेशा बात होगी। एक, वो किसी को उच्चतम या निम्नतम बोलेंगे, और दूसरा वो एक ऐसी शर्त बताएंगे जिससे एक्स और वाई में एक संबंध प्राप्त होगा, एक समीकरण प्राप्त होगा। जैसे उन्होंने कहा दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग कितना है, 24। तो दो संख्याएं मान के योग 24 करा लेंगे, और उनका गुणनफल कैसा है, उच्चतम। तो गुणनफल का मतलब उनका गुणा करेंगे और उसको क्या करना है, उच्चतम करना है। उच्चतम का मतलब क्या, उच्चिष्ट। तो उच्चतम करके जो मान मिलेगा एक्स का वही मान लेंगे। जैसे तुमने उच्चिष्ट निम्निष्ठ वाली विधि लगाई और एक्स के 2 या 3 मान आए, तो अब उन तीनों मानों में से एक मान को चुनना पड़ा, तो कौन से को चुनोगे, कौन सा मान लोगे, जिस मान पे उच्चतम आएगा उसको या जिस पे निम्नतम आएगा उसको। तो उच्चतम निम्नतम दोनों ही तो आएंगे, अगर एक से ज्यादा मान आए तो दोनों आएंगे, तो उनमें से लेना किसको है, जिस पे उच्चतम है। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है कि गुणनफल उच्चतम। तो अब इस सवाल की शुरुआत कैसे करें हम, पहले दो संख्याएं मान लेते हैं। माना कि दो संख्याएं x और y हैं। x और y, तो इनका योग कितना दिया है, 24। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24। इससे y का मान निकाल लो, तो y की वैल्यू क्या हो गई, 24 माइनस एक्स। ये मान लिया समीकरण एक। अब दूसरी शर्त को ध्यान से देखो, क्या लिखा है, गुणनफल उच्चतम। तो गुणनफल के लिए संख्याओं का गुणनफल किससे निरूपित कर लें, बोलो। संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल यानी प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट को किससे निरूपित कर सकते हैं, पी से। तो गुणनफल मैंने p इक्वल टू क्या लिख लिया, x इंटू वाई यानी के एक्स वाई। तो गुणनफल p बराबर एक्स वाई हो गया, और यहां p कैसा है, उच्चतम या निम्नतम, लिखा है ना, गुणनफल कैसा है, उच्चतम। तो ये भी लिख लिया कि यहाँ पर जो p है वो उच्चतम है। अब हम उच्चतम के लिए हल करके देखेंगे। तो देखो, जो तुमने इस सवाल, इस प्रश्नावली के जो भी सवाल किए हैं उनमें हमको एक फलन दिया होता है कि नहीं, और वो पूरा फलन x के पदों में ही होता है, उसमें y तो नहीं होता। तो अगर वो फलन प्राप्त हो जाए एफ एक्स, तो तुम उसमें द्वितीय अवकलज को जांच करने वाली विधि लगा सकते हो कि नहीं। कैसे, क्या तरीका है द्वितीय अवकलज का, उच्चतम निम्नतम की जांच करने वाली द्वितीय अवकलज की विधि क्या है, तो फलन का अवकलन करो और दोबारा अवकलन करो, उसके बाद एफ डैश एक्स को 0 करो, एक्स के मान निकालो, एक्स के मान द्वितीय अवकलज में रखो, माइनस का आ जाए तो उच्चतम, प्लस का आ जाए तो, ये विधि ध्यान नहीं जानते हो क्या। तो उसके लिए ये p को उच्चतम करवाने के लिए इसमें दो चर आ रहे हैं x और y। अगर हम यहाँ से किसका मान रख दें,
तो ये पूरा किस में बन जाएगा, x में आ जाएगा। तो ये हमारा वही सवाल तैयार हो गया कि नहीं। देखो p की वैल्यू क्या होगी 24x माइनस, अब ये बन गया हमारा वही क्वेश्चन, x में आ गया। अब इसकी विधि चालू कर देते हैं। क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन। तो p का तो क्या हो गया dp अपॉन dx, x का क्या हो गया और एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x। तो dp अपॉन dx की वैल्यू आ गई 24 माइनस, समीकरण नंबर 2। अब इसका पुनः अवकलन कर ले, फिर से अवकलन करेंगे तो dp अपॉन dx का क्या हो जाएगा d2p अपॉन dx स्क्वायर, और 24 का 0 और 2 इंटू एक्स का 1। तो d2p अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई -2, समीकरण नंबर 3 हो गया। अब ये जो dp अपॉन dx माने इसकी जगह क्या रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं। क्यों रखेंगे 0, अरे वो क्रांतिक बिंदु निकालने हैं कि नहीं। तो क्रांतिक बिंदुओं के लिए dp अपॉन dx यानी कि प्रथम अवकलज का मान क्या रखते हैं 0। तो क्रांतिक बिंदु समीकरण 1 में क्रांतिक बिंदुओं के लिए क्रांतिक बिंदुओं के लिए समीकरण 2 में dp अपॉन dx बराबर 0 रखना। तो समीकरण 2 में dp अपॉन dx इक्वल टू 0 रखा तो 24 माइनस 2x, तो 2x इक्वल टू 24। तो x की वैल्यू क्या आ गई 12, x का मान 12 आ गया। अब ये x का मान समीकरण 3 में रखेंगे, तो हमें द्वितीय अवकलज प्राप्त हो जाएगा। अब समीकरण 3 में x तो है ही नहीं, तो ये d2p बाई dx स्क्वायर की वैल्यू किस मान पर निकाल रहे हैं हम, एट x इक्वल टू 12। तो x इक्वल टू 12 पे इसकी वैल्यू क्या हो गई -2। कैसा मान है ये, ऋणात्मक है, और ऋणात्मक आता है तो इसका क्या मतलब है, निगेटिव आता है। तो x इक्वल टू 12 पर कौन उच्चतम है, जिसका ये द्वितीय अवकलज होता है वो उच्चतम होता है। तो ये द्वितीय अवकलज किसका है, p का, और यहाँ पे p क्या आया है फिर ऋणात्मक आया, यानी इस मान पे p का मान, p के द्वितीय अवकलज का मान ऋणात्मक है। तो x बराबर 12 पर p क्या हुआ उच्चतम। x इक्वल टू 12 पर p उच्चतम। ठीक है, अब समीकरण 1 में x का मान रखना, तो समीकरण 1 में x का मान रखेंगे तो y का क्या हो जाएगा 24 माइनस 12, यानी y का मान भी 12। तो संख्याएं क्या आ गई, अतः संख्याएं 12, 12। आ गया समझ में, क्या मेथड समझ में आ गया जो सॉल्व हो रहा है तुम्हें। देख लो एक बार, कुछ पूछना चाहते हो तो बताओ मुझे। हमें दो संख्याएं निकालना थी, योग 24 गुणनफल उच्चतम। योग का दोनों संख्याओं को एक्स वाई मान के योग 24 किया, इससे वाई की वैल्यू निकाल ली। गुणनफल उच्चतम कह रहे थे, गुणनफल किसी से भी निरूपित कर सकते हो, हमने किससे कर लिया, पी से।
गुणनफल x और y का एक्स वाई होगा और यहाँ पे p कैसा है, उच्चतम। इसमें y का मान रख के समीकरण बनाया और द्वितीय अवकलज की पूरी विधि निकाली। उस विधि में हमने देखा x इक्वल टू 12 पर p के द्वितीय अवकलज का मान ऋणात्मक है, यानी p कैसा है, उच्चतम। जिस मान पे उच्चतम होगा वही मान स्वीकार कर लेंगे, जिस पर निम्नतम होगा वो मान छोड़ देते अगर आता तो। मान लो यहाँ एक मान और आ जाता है x का 12 के साथ, कोई 10 आ जाता और 10 पे होता निम्नतम, 12 पे है उच्चतम, तो कौन सा लेते, 10 या 12? 12। और अगर यहाँ निम्नतम लिखा होता तो 10 लेते, ऐसा होता। ठीक है, वो मान फिर वाई में रख दिया। कई बार स्टूडेंट क्या गलती करता है, वो यूँ कहता है हल किया और ये 12 आ गया, वो कहता है अरे एक्स का मान तो आ ही गया, एक्स का मान वो यहाँ रख देता है, वाई का मान कितना आ जाता है, 12। तो ये वाला जो हिस्सा है वो छोड़ देते हैं। ये हिस्सा छोड़ना गलत है। क्यों जरूरी है ये? अरे ये मान अभी कंफर्म कहाँ हुआ था? कंफर्म कब होता है, जब इस पे उच्चतम आ जाए, तब कंफर्म हुआ, तब ये मान लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में दो संख्याएं पहले से मान ली गई हैं, दोनों धन संख्याएं हैं x और y। इन दोनों का योग 60 दिया हुआ है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 60। तो यहां से y की वैल्यू हो गई 60 माइनस एक्स, समीकरण नंबर 1। अब जो उच्चतम या निम्नतम है उसको हमने p से निरूपित कर लिया। p मान लिया, p इक्वल टू क्या है, एक्स वाई क्यूब, और यहाँ p क्या है, उच्चतम। ये x और y दोनों के पदों में है, तो इसमें y की वैल्यू रख देंगे 60 माइनस एक्स का होल क्यूब। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dp अपॉन dx और dy dx करेंगे तो फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाएंगे ना, x फर्स्ट है और ब्रैकेट सेकेंड है। तो देखो फॉर्मूला, पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन, घात का नियम लगेगा, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, और जो पावर के अंदर है उसका दोबारा, और ये 60 माइनस एक्स का होल क्यूब और x का x के सापेक्ष 1, 3x 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 60 का 0, x का 1। माइनस को आगे ले लें तो माइनस 3x 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 60 माइनस एक्स का होल क्यूब। अब क्या कॉमन ले लें इसमें, 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, माइनस 3x, और इसमें क्यूब में से स्क्वायर गया तो 60 माइनस एक्स, तो 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और माइनस 3 माइनस ये आ गया 60 माइनस 4x। ठीक है, अब इसमें कॉमन भी आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है इसमें है? अरे 4 कॉमन आएगा, 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू 4 कॉमन, तो ये कितना हो गया, 15 माइनस एक्स। तो dp अपॉन dx का मान आ गया, 4 को आगे रख लेंगे, 15 माइनस एक्स और 60 माइनस एक्स का
होल स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। अब इसका पुनः अवकलन करना है, तो पुनः अवकलन कर दो एक बार और। फिर से अवकलन करेंगे तो d2py dx² हो जाएगा। 4 को आगे रखेंगे और dy dx फिर से कर देंगे, किसका? 15 माइनस एक्स इंटू 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इन दोनों में फर्स्ट इंटू सेकेंड लगा देंगे, तो 4 ब्रैकेट पहला फलन और दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन और dy dx पहले का अवकलन। ठीक है। अब 4 15 माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है? 2x, तो ये 2 इंटू 60 माइनस एक्स, और इसका फिर से होगा तो 60 का 0 और x का 1, और 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और 15 का 0 x का 1। एक तो ये -1 कॉमन मिल जाएगा, ठीक है, और एक इन दोनों में 60 माइनस एक्स कॉमन, 4 -1 कॉमन और 60 माइनस एक्स कॉमन। अब क्या क्या बच रहा है वो देख लो। 15 माइनस एक्स बचेगा, मल्टीप्लाई में 2 बचेगा, ये दोनों कॉमन चले गए, होल स्क्वायर में से एक पद कॉमन गया, 60 माइनस एक्स बचा, और -1 तो कॉमन चला ही गया है, आगे -4 आ गया, 60 माइनस एक्स आ गया, ब्रैकेट खोल दें गुणा करके, 30 माइनस 2x और 60 माइनस एक्स। और सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो गया? 90 माइनस 3x। 3 कॉमन ले लो इसमें से, 3 कॉमन लोगे, 30 माइनस एक्स, 3 का गुणा हो जाएगा 12। यह है समीकरण नंबर 3। अब देखो, ये द्वितीय अवकलज तो आ गया, लेकिन dp अपॉन dx को अब हम क्या कराएंगे? 0, तभी तो x का मान मिलेगा। तो समीकरण 1 में dp अपॉन dx बराबर 0 रखने पर, इसके आगे यहां से करते हैं। समीकरण 1 में कि 2 में? 2 में। dp अपॉन dx इक्वल टू 0 रखने पर, तो जब इसमें dp अपॉन dx 0 रखेंगे तो देखो 0 इक्वल टू 4 इंटू 15 माइनस एक्स और 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 0 इक्वल टू 4 इंटू 15 माइनस एक्स और 4 0 में चला गया, 15 माइनस एक्स और 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। एक बार 15 माइनस एक्स को 0 कराओ तो x की वैल्यू आ गई 15, और एक बार 60 माइनस एक्स को 0 कराओ तो x की वैल्यू क्या आ गई? 60। अब इन दोनों मानों को द्वितीय अवकलज में रखेंगे, यहाँ पे क्या होल स्क्वायर है तो वो दोनों से 2 ब्रैकेट आएंगे ना। 60 माइनस एक्स के होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है पता है? इसका मतलब है इसका कितनी बार गुणा? 2 बार।
अब इन दोनों में से कौन सा जीरो कराना है बोलो, कोई भी करा ले तो क्या मान आएगा x का 60, ऐसे होता है। ठीक है, अब ये मान एक एक करके समीकरण 3 में रखेंगे। तो समीकरण 3 में x इक्वल टू 15 रख लो। तो जब समीकरण 3 में x की वैल्यू 15 रखेंगे तो ये d2p बाई डी एक्स स्क्वायर मिलेगा x इक्वल टू 15 पे। देखना है ऋणात्मक आ रहा है या धनात्मक, तो -12 और 60 माइनस 15 और 30 माइनस 15 कितना आ गया, ये 45 और कितना आ गया 15। तो ये कैसा ऋणात्मक आया, नेगेटिव आया, सही है ना। तो नेगेटिव आया है तो x बराबर 15 पे ये कैसा है, उच्चिष्ट। बोलो समझ पाए नहीं समझ पाए। तो x इक्वल टू 15 पर p कैसा है, उच्चतम। और किस पे चेक करें, 60 पे। 60 रख के देख लो जहां जहां 15 रखा था। समीकरण 3 में जैसे 15 रखा है ऐसे ही अब क्या रख लें, 16 रख लेते हैं। x इक्वल टू 60। तो x की जगह 60 रखेंगे तो d2p बाई डी एक्स स्क्वायर x इक्वल टू 60 पर क्या हो जाएगा, -12 और 60 माइनस 60 और 30 माइनस 60। तो 60 माइनस 60 से क्या हो गया, 0, और 0 आ गया तो x इक्वल टू 60 पे क्या है, अतः x इक्वल टू 60 पर p ना तो उच्चतम है ना निम्नतम। तो अब x का मान क्या हुआ फिर यहां से 15 और x का मान समीकरण 1 में, तब x इक्वल टू 15 लेने पर 15 ले लिया और समीकरण 1 में x का मान रखने पर। तो समीकरण 1 में x का मान रखेंगे ना, तो y इक्वल टू 60 माइनस एक्स था, तो 60 माइनस 15 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 45। तो कौन कौन सी संख्याएं आ गई, अतः संख्याएं 15 और 45। ठीक है, आया समझ में। और अगले वाले में क्या कह रही है, ये भी सेम ऐसा ही है, योग 35 दिया है तो x प्लस वाई इक्वल टू 35, इससे y का मान 35 माइनस एक्स, इसको क्या मान लोगे p, और p मान के y का मान रखोगे और पिछले सवाल की तरह रिपीट करो। इसमें क्या है, इसमें दो संख्याओं का योग 16 दिया है, घनों का योग निम्नतम है, तो घनों का योग निम्नतम वाले शर्त को लगाओ, घनों के योग को s मान लेना, घन का मतलब है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो वो निम्नतम दिया है। ठीक है, इसको मैं करा दूंगा 16 को, पर ये वाला तुम कर लेना। ठीक है।